And here in this video I am going to discuss Gauss law. Gauss was a German physicist. Gauss was a German physics and it is mathematician also. And mathematician, he gives many relation of mathematics and physics, in mathematics and physics. Okay, in Gauss theorem he gives a relationship between total electric flux passing through any closed surface and the net charge placed enclosed within the surface. Okay, according to Gauss, the total electric flux passing through any closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. इसको मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई हम लोग नेट हो सकते हैं, फाई नेट इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस. नेट चार्ज क्यू इज द नेट चार्ज. मीन्स हम लोग बोल सकते हैं फाई नेट इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. यही है गॉस थ्योरम. और फाई नेट हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था कि फाई नेट को हम लोग एक क्लोज सरफेस के लिए फाई नेट को हम लोग दिखाया था. फाई नेट इक्वल टू क्लोज सरफेस एस टीडीएस ई डॉट ds. तो अगर हम ये फाई नेट इक्वल टू गॉस थ्योरम से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और फाई नेट इक्वल टू ओवर क्लोज सरफेस टीडीएस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये हो गया मैथमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं. और ठीक है, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं. आइए देखते हैं प्रूफ. हमने क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ. यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है. ठीक है, तो ये पॉइंट P से ये फिक्स डिस्टेंस है. एक हम सरफेस बनाएंगे, क्लोज सरफेस, और इस क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं. क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस. और ये चार्ज, ये जो चार्ज है ये सेंटर पे है. ये चार्ज कहाँ है, लेट O बी द सेंटर एंड दिस चार्ज प्लेस एट द सेंटर. ठीक है, और ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. ठीक है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रेडियली आउटवर्ड होता है पॉइंट चार्ज के कारण. ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये यूनिट वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज. हम लोग इस पहले पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया है, इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर. ठीक है, कंसीडर यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले रहे हैं, सरफेस एरिया ds. ये ds जिसका एरिया वेक्टर ये ds है, एरिया वेक्टर. यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये ds क्या है, ds इज द स्मॉल एरिया ऑन दिस सरफेस s ओवरऑल दिस सरफेस. दिस इज गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस होता है. गॉसियन सरफेस इज अ इमेजिनरी सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट on this Gaussian surface is same. Why? Because the fixed distance from this charge, fixed distance, so
electric field intensity is same at every point on the Gaussian surface. Okay, here theta between E and ds equal to 0 degree. Okay, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले आप लोग लिख सकते हैं कंसीडर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू which is light at the center O and draw a Gaussian surface. Take a small area element on the Gaussian surface. तो ये सब मेंशन कर सकते हैं. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P, electric field intensity at P E equal to 1/4 pi epsilon naught Q बाई डिस्टेंस कितना है R, यहाँ से यहाँ तक R स्क्वायर होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है E. इसकी डायरेक्शन क्या है? ये रेडियली आउटवर्ड. इसके लिए डायरेक्शन के लिए ये हमने R कैप यूज किया है. ठीक है. एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एट एवरीवेयर ऑन द गॉसियन सरफेस. ओके, तो व्हाट इज द फ्लक्स? हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है. इस सरफेस में, स्मॉल सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेज हो रहा होगा वो फ्लक्स होता है. क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेज थ्रू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो टेक, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, टेक स्मॉल एरिया ds on Gaussian surface. There, since flux क्या होगा? Flux through small area. तो flux अगर स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा. तो उस फ्लक्स को d phi रिप्रेजेंट किया. d phi इक्वल टू क्या हो जाएगा? phi इक्वल टू क्या होता है? E इंटू सरफेस एरिया. तो E इंटू यहाँ पे सरफेस एरिया कितना है? ds. E डॉट क्या हो जाएगा? ds. E डॉट ds. और E का वैल्यू हमारा पता है यहाँ से. E इक्वल टू, इसको अगर हम इक्वेशन 1 लेते हैं तो बोल सकते हैं कि d phi इक्वल टू क्या हो जाएगा? E का वैल्यू क्या है? 1/4 pi epsilon naught इंटू Q बाई R स्क्वायर R कैप ds. ठीक है. हम लोग जानते हैं कि गिवन यूनिट वेक्टर क्या होता है. गिवन ds को हम कैसे लिख सकते हैं? ds कैप इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं गिवन वेक्टर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू गिवन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. तो यहाँ से क्रॉस इंटू करेंगे तो ds वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ds इंटू ds कैप. तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? d phi इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर. और यहाँ पे R कैप है, R कैप. और ds को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये ds कैप को हम लोग पहले लिख रहे हैं और ds को बाद में लिख रहे हैं. और दो यूनिट वेक्टर देखिए, इसका भी डायरेक्शन और ये इसका भी डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि R डॉट ds, ये दोनों का मैग्नीट्यूड थीटा क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है. तो और थीटा क्या है? 0. तो क्या हो जाएगा? दोनों का मैग्नीट्यूड R वेक्टर, R का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड cos 0, तो 1 हो जाएगा. तो R डॉट ds क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू cos 0. तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो जाएगा. ये तो 1 हो गया. यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या हो गया? 1 हो गया. अब ये हो जाएगा d phi इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर ds. इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल रहे हैं. ये क्या आया? ये आया इस स्मॉल सरफेस एरिया के कारण कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है. अगर ये पूरा हमको पूरे क्लोज सरफेस में अगर निकालना हो कि टोटल फ्लक्स कितना लिंक हो रहा होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास मेथड है, इंटीग्रेट कर देते हैं. तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस S, क्लोज सरफेस S, पूरे सरफेस के लिए क्या होगा?
इंटीग्रेट करेंगे डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पूरे ध्यान दीजिएगा, पूरे क्लोज करेंगे पूरे होल सरफेस के लिए 1 ये पूरे क्लोज, इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस एस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर dx। तो डी फाई का क्या हो जाएगा, डी फाई का तो फाई हो जाएगा, डी फाई का फाई इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है और आर भी पूरे कांस्टेंट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, सिर्फ क्या बचा क्लोज सरफेस एस ds। और ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अगर ये सब ds ds ऐसे ds बहुत सारे ds बना देंगे तो सभी ds बनाएंगे वो s के बराबर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई और रेडियस क्या आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ये ds का क्या लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही है which is Gauss law, which is Gauss law, यही है Gauss law। Gauss law applicable only क्लोज सरफेस के लिए होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। गॉस ने रिलेशन बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में, और वो चार्ज कहाँ प्लेस होगा बॉडी के अंदर में, बाहर में नहीं। अगर हमने ये एक बॉडी लिया और ये हमारे नंबर ऑफ चार्ज हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ अंदर में जो चार्ज हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जो नेट चार्ज होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा, ये इन चारों के कारण होगा 1 + 2 + 3 + 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, इनके कारण नहीं होगा। तो हमेशा अंदर में जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज होगा उसके कारण हमारा फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है, ये रिलेशन गॉस ने दिया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।